नमस्कार मित्रों, क्या हाल है? अब तक हमने अलग-अलग विषयों पर नाटक, एकांकी आदि पर चर्चा की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आलोचना पर। आलोचना या समीक्षा क्या होती है? कितने प्रकार हो सकते हैं इसके और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? लेखक अपनी रचना कर देते हैं, ग्रंथ प्रकाशित कर देते हैं, उनकी खंड काव्य, महाकाव्य या उपन्यास, कहानी कुछ भी प्रकाशित हो जाता है। लेकिन उसे सर्वसुलभ और उसे पढ़ने की प्रेरणा पाठक में पैदा करे, यह आलोचक और समीक्षक करते हैं। आलोचक और समीक्षक उस ग्रंथ को पढ़ करके उस ग्रंथ में क्या-क्या गुण हैं, क्या-क्या अवगुण हैं, इनको विस्तार से बताते हैं। जिससे आम पाठक में उस चीज को देखने या सुनने या पढ़ने के प्रति लालसा पैदा होती है। और यही कारण है कि आलोचक और समीक्षक ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी रचना को बहुत ऊंचा स्तर दे सकते हैं, और वही लोग ऐसे होते हैं जो उस रचना को बहुत निम्न स्तर पर ला सकते हैं। आप लोग फिल्मों में तो देखते ही हैं, जो फिल्म जितनी ज्यादा क्रिटिसाइज हो जाती है, अखबार में जितनी ज्यादा खबर बन जाती है डिस्प्यूटों के कारण, वो फिल्म बहुत हिट हो जाती है। उसे हर दर्शक चाहता है कि आखिर है क्या इसमें, जिसकी वजह से ये इतनी डिस्प्यूट हो रही है, इतना लोग बाग विरोधाभास बयान दे रहे हैं, या कुछ और मामला इसमें है, तो उसे जरूर देखते हैं। तो इन सब चीजों को कैसे, किन पैमानों के आधार पर किसी रचना की समीक्षा होती है और क्यों होनी चाहिए, इन सब पर अपन चर्चा करेंगे आज आलोचना में। आलोचना किस तरह से विकसित हुई, उसका क्या स्वरूप और स्थिति आज की तारीख में है। आलोचना शब्द जो है वो लोच धातु से बना है, और लोच का अर्थ है देखना। लोचन अपनी आंखें हैं और इन्हीं से जुड़ा हुआ है लोच। तो लोच का मतलब है देखना। अतः आलोचना का अर्थ है देखना। किसी वस्तु या कृति की सम्यक व्याख्या, उसका मूल्यांकन आदि करना ही आलोचना है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में, साहित्य क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उनके गुणों और दोषों की विवेचना करना और उनके संबंध में अपना मत प्रकट करना ही आलोचना है। जब गुण और अवगुण और गुण और दोष को हम देखेंगे और उसमें अपने मत को कहेंगे, क्योंकि हर आलोचक की, हो सकता है किसी कृति विशेष को लेकर के एक आलोचक की टिप्पणी अलग हो और दूसरे आलोचक की टिप्पणी अलग हो, संभव है, क्योंकि हर कृति अपने अपने देश काल में लिखी जाती है। ऐसे में दोनों में फर्क हो सकता है, आलोचकों का फर्क हो सकता है। या कई बार ये होता है कि कोई कृति किसी देश विशेष में तो ख्यात नाम हो जाती है और कोई कृति किसी देश विशेष में नहीं रहती है। तो ये निर्भर करता है उस देश काल परिस्थिति पर। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने, तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। आलोचना का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए डॉक्टर गुलाब राय जी लिखते हैं कि आलोचना का मूल उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टिकोणों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में सहायता देना तथा उसकी रुचि को परिमार्जित करना एवं साहित्य की गति निर्धारित करने में योग देना है। और कभी कभी आलोचक एक कदम और आगे काम करता है, जो पाठक है उसमें उस तरह की रुचि पढ़ने की अभी स्थिति पैदा करता है, एक दृष्टिकोण पैदा करता है कि आप इस रचना को ये समझते हुए पढ़ें। कई बार क्या होता है, कोई रचना अलग तरीके से लिखी गई है और हम उस दृष्टिकोण को नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसलिए हम उसमें आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आलोचक हमें उस दृष्टिकोण से समझते हुए, उस दृष्टिकोण से देखते हुए उस रचना को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब हम इस रचना को उस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, देखते हैं, तो फिर हमें आस्वाद होने लगता है, साधारणीकरण होने लगता है। विभिन्न दृष्टिकोणों, प्रयोजनों एवं पद्धतियों की दृष्टि से आलोचना के मूलतः दो भेद किए जा सकते हैं, साहित्यिक समीक्षा एवं वैज्ञानिक समीक्षा। कितने भेद किए जा सकते हैं आलोचना के? दो भेद किए जा सकते हैं। एक तो साहित्यिक समीक्षा और दूसरा वैज्ञानिक समीक्षा। दो तरीके की समीक्षा की जा सकती है। साहित्यिक समीक्षा में समीक्षक का लक्ष्य व्यक्तिगत सब्जेक्टिव दृष्टि से कृति के संबंध में निजी अनुभूतियों, धारणाओं एवं मूल्यों को कलात्मक शैली में प्रस्तुत करने का होता है, जबकि वैज्ञानिक समीक्षा में वस्तुगत ऑब्जेक्टिव दृष्टि से कृति का
प्रामाणिक विवेचन विश्लेषण करते हुए उसके संबंध में सुनिश्चित एवं संतुलित निर्णय देने का होता है। दोनों में क्लियर हो गया आपको? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में तो रचना महत्वपूर्ण हो जाती है और सब्जेक्टिव में जो उसे रचना करने वाला है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों का उनका व्यक्तिगत दृष्टि जब रहती है तो वो सब्जेक्टिव हो जाता है, और जब पूरी वस्तुगत दृष्टि हो जाती है उस रचना को लेकर के तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाता है। वैज्ञानिक समीक्षा में शैली या पद्धति भी भावात्मक न होकर विचारात्मक होती है। वस्तुतः साहित्यिक समीक्षा जहां काल या साहित्य की कोटि में आती है, वहीं वैज्ञानिक समीक्षा विज्ञान या अनुसंधान की श्रेणी में रखी जा सकती है। इनमें से भी प्रत्येक के तीन तीन उपभेद होते हैं: ऐतिहासिक, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक। ये वैज्ञानिक के भी होते हैं और साहित्यिक के भी होते हैं। ऐतिहासिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। ऐतिहासिक में जहां इतिहास के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की जाती है, वहीं सैद्धांतिक में सिद्धांतों एवं मूल्यों की स्थापना की जाती है। व्यवहारिक समीक्षा में पूर्व निश्चित सिद्धांतों के आधार पर कृति का विवेचन एवं मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाता है। समीक्षक के द्वारा प्रयुक्त दृष्टिकोण के आधार पर इन सब के तीन तीन उपभेद और किए जा सकते हैं: शास्त्रीय, मनोविश्लेषणात्मक, समाजवादी। शास्त्रीय, मनोविश्लेषणात्मक और समाजवादी, ये तीन भेद और किए जा सकते हैं, साहित्यिक के भी और वैज्ञानिक के भी। इसमें क्रमशः परंपरागत साहित्य शास्त्र, आधुनिक मनोविज्ञान एवं मनोविश्लेषण, समाजवादी या प्रगतिवादी दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। इसी प्रकार समीक्षा के दो निम्न स्तरीय भेद और भी हो सकते हैं: भावाभिव्यंजक और दूसरा है पत्रकारक, पत्र पत्रिकाओं में निकलने वाली रोचक परिचय। ये दोनों और किए जा सकते हैं। वस्तुतः दोनों भेद शुद्ध समीक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं, अतः इन्हें समीक्षा भाव की ही मानना चाहिए। इस प्रकार की समीक्षा अनेक भेद प्रचलित हैं। भारतीय साहित्य में आलोचना का विकास कब से कैसे हुआ, क्या आवश्यकता पड़ी, इस पर अपन बात करते हैं। भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना का विकास हुआ, जिसे काव्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र के नाम से पुकारा जाता है। तो उसमें बहुत ज्यादा पैमाने बनाए गए, बहुत नियम बना दिए गए काव्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र में। उसी में तो सारा कुछ अपन पढ़ते हैं कि छंद बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, मात्राएं फिक्स कर दी गई, और बाद में उनमें ऐसे नियम बना दिए गए कि ये हो तो ही ये संभव है, अगर इतनी मात्रा है या इतने शब्द हैं तो ही ये संभव है। और बाद में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद में जब निराला जी लिखने लगे हैं तो फिर उन्होंने रबर छंद, केचुआ छंद की जो उपमाएं उनको दी गई, उसका कारण यही था कि उन्होंने जो सैद्धांतिक आलोचना थी उसमें बंद करके नहीं लिखा। अगर सैद्धांतिक आलोचना में बंद करके लिखा होता तो उनकी रचनाएं भी उन्हीं काव्य जो पैमाने बने हुए हैं उनमें कसी हुई होती, लेकिन काव्य नियम और पैमानों में निराला जी की कृतियां नहीं कसी हुई थी, इसीलिए उन्हें केचुआ छंद या रबर छंद के नाम से उस समय उपमा प्रदान की गई और तिरस्कृत भाव से देखा गया। लेकिन धीरे धीरे इनमें परिवर्तन होते गए और समीक्षाओं के स्तर भी बदलते गए। ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है, जो आलोचना को लेकर के लिखा गया है, जिसमें साहित्य के मानदंड के रूप में रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। साहित्य का मूल तत्व भाव है। रस सिद्धांत भी विषय वस्तु का वर्गीकरण एवं विश्लेषण प्रस्तुत करता है। काव्य में भाव तत्व को सर्वाधिक महत्व प्रदान करके रस सिद्धांत के आचार्यों ने एक उचित दिशा में काव्य शास्त्र को आगे बढ़ाया है, क्योंकि काव्य का मूल ही यह है कि वह लोगों का विरेचन करे, उनके भावनाओं को बाहर निकाले, अर्थात उनका साधारणीकरण करे। तो वह तभी तो संभव है जब उसमें भाव हो। यदि भाव ही नहीं होगा तो फिर संभव ही नहीं। तो उन भावों को ही समीक्षा के स्तर पर रखा गया, वही रस सिद्धांत में उन्होंने भरत मुनि ने माना। भरत मुनि के जो परिवर्ती आचार्यों में से अनेक ने रस सिद्धांत में विभिन्न स्पर्श स्थलों की विस्तृत व्याख्या की। विशेषतः रस निष्पत्ति की समस्या को लेकर भट्टलोलट ने लिखा, शंकुक ने लिखा। रस निष्पत्ति अर्थात रस की निष्पत्ति कब हो रही है, रस तो है लेकिन उसका
आस्वादन पाठक को कब होने लगता है, ये अलग अलग स्थितियों को देख करके इन्होंने व्याख्याएं की, जिसमें भट्ट लोलक ने, शंकुक ने, भट्ट नायक ने, अभिनय गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ आदि ने अपने स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की। आगे चल करके भामह, उद्भट, दंडी आदि आचार्यों ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में अलंकार की प्रतिष्ठा की। ये रस तो है, अलग चीज है, लेकिन काव्य यदि सुंदर दिखना है तो उसमें अलंकार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने माना यदि कोई नायिका सुंदर दिखती है तो वह आभूषणों से सुंदर दिखती है, अलंकारों से सुंदर दिखती है। तो काव्य भी यदि सुंदर दिखता है तो अलंकारों से दिखता है। इसलिए अलंकारों की उसमें जितनी ज्यादा उपलब्धता है वह रचना उतनी अच्छी मानी जानी चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसा कहा। बाकी हिंदी साहित्य में या कोई भी साहित्य हो, उसमें भाव ही महत्वपूर्ण होता है। अलंकार वगैरह काव्य की आवश्यकता के अनुसार आ सकते हैं, लेकिन उन्हें अगर आरोपित किया जाएगा तो फिर कठिन काव्य के प्रेत केशवदास की तरह वो रचनाएं बन पड़ेंगी। उसमें बड़ी फिर अध्ययन करने के उद्देश्य से या पाठक, सामान्य पाठक उसे नहीं पढ़ सकता। इस तरह की समस्याएं आती हैं। अलंकार के संबंध में उनकी धारणाएं बहुत व्यापक थी। वे उसे सौंदर्य पर्यायवाची के रूप में ग्रहण करते थे। परवर्ती युग में वामन के द्वारा रीति संप्रदाय की, कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति संप्रदाय की और आनंद वर्धनाचार्य द्वारा ध्वनि संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई। तो रीति किसके द्वारा संप्रदाय हुआ? रीति संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित किया गया? वामन के द्वारा। और कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की गई। वहीं आनंद वर्धनाचार्य द्वारा ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की गई। ये याद कर लीजिएगा, ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धनाचार्य, वामन रीति संप्रदाय, कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय, जिन्होंने रीति, वक्रोक्ति एवं ध्वनि के काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया। क्षेमेंद्र ने इन सभी के उचित प्रयोग को महत्वपूर्ण मानते हुए औचित्य संप्रदाय की स्थापना की। औचित्य संप्रदाय की स्थापना किसने की? क्षेमेंद्र ने। और क्षेमेंद्र ने सब चीजों को मिला दिया कि सब चीज महत्वपूर्ण है, अलग अलग रूपों में, इसलिए सबका होना जरूरी है। मम्मट, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ आदि व्याख्याताओं ने क्षेमेंद्र के दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि सभी का विवेचन किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में आलोचना का पर्याप्त विकास हुआ, किंतु यह आलोचना सिद्धांत स्थापना तक ही सीमित है। उसका व्यवहार रूप उपलब्ध नहीं होता है। जितना श्रम नए नए सिद्धांतों की स्थापना के लिए किया गया, उतना संभवतः उनके प्रयोग में नहीं किया गया। आधुनिक युग की भांति हमें कहीं भी किसी पूरे ग्रंथ या किसी छवि की आलोचना स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में नहीं मिलती। ये संस्कृत तक ही सीमित रहा, जहां नियम बनाने में ज्यादा समय खर्च हुआ और किसी कृति की आलोचना करने में कम समय लगा, क्योंकि नियम फ्रेम करने में बहुत अध्ययन किया गया, लेकिन हर रचना उन नियमों के अनुसार नहीं बैठती, फिर नए नियम घड़ जाते, फिर कोई नई रचना आती, फिर नए नियम घड़ जाते। तो जिस उद्देश्य को लेकर के ये किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसलिए फिर आधुनिक साहित्य में इस तरह की नियम बनाने का कार्य बंद सा हो गया। हमारे यहाँ आलोचना की निर्णयात्मक पद्धति का प्रचलन रहा। विभिन्न विद्यालयों जो ये शोध किए हैं, गोष्ठियों एवं राज दरबारों में केवल मौखिक रूप से इस बात की चर्चा होती रही थी कि अमुक रचना में यह दोष है, अमुक में यह गुण है। उसका लिखित विवेचन नहीं होता था। हाँ, कुछ काव्य शास्त्रियों ने अपने ग्रंथों के काव्य दोष प्रकरण में अवश्य पूर्ववर्ती एवं समकालीन साहित्यकारों की खबर अप्रत्यक्ष रूप से ली। आलोचना की कुछ अन्य रूप जैसे टीकाओं, व्याख्याओं आदि में लिखने का अवश्य संस्कृत में प्रचार रहा। हिंदी समीक्षा में किस तरीके से विकास हुआ, हिंदी साहित्य में आलोचना का विकास कैसे हुआ? संस्कृत में अपन ने देखा, वहां नियम बनाने में और एक तरीके से सब चीजों को नियत करने में ज्यादा जोर रहा, जबकि हिंदी साहित्य में थोड़ी सी उदारता बरती गई। संस्कृत की काव्यशास्त्र की परंपरा के अनुसार हिंदी साहित्य में मध्यकाल में सैद्धांतिक आलोचना का विकास हुआ। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे प्रारंभिक सैद्धांतिक आलोचना के ग्रंथ सिद्धांत विवेचन के उद्देश्य से न लिखे जाकर भक्ति या श्रृंगार अथवा काव्य रचना की प्रेरणा से रचित हुए। सूरदास की साहित्य लहरी
एवं नंददास की रस मंजरी में नायिका भेद का प्रतिपादन हुआ। सूरदास की साहित्य लहरी और नंददास की रस मंजरी में नायिका भेद का प्रतिपादन संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर ही हुआ, किंतु उनका लक्ष्य नायिका भेद को समझना न होकर अपने आराध्य कृष्ण के प्रेम लीलाओं में योग देना था। तो यहाँ ये स्पष्ट है कि उनकी रचनाएं कोई नायिका भेद की या आलोचना को लेकर के नहीं लिखी गई थी, वरन उनका हेतु अपने आराध्य कृष्ण की लीलाओं को और स्पष्ट करना था। अब उसमें यदि पूरक रूप से यह स्थापना भी हो जाए कि ये साहित्य को लेकर के, आलोचना को लेकर के भी कुछ नियम इसमें दिखते हैं, तो दिख जाए। अकबर के कुछ जो दरबारी कवि थे उनमें कर्णेश, रहीम, गोपा, भूपति आदि भी काव्य विवेचना की अपेक्षा रसिकता का पोषण अधिक किया था। 17वीं शताब्दी के मध्य में केशवदास ने कवि प्रिया और रसिक प्रिया की रचना की, जिसका उद्देश्य काव्य शास्त्र के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों को परिचय में लाना था। कवि प्रिया और रसिक प्रिया की रचना किसने की? केशवदास ने की थी। अतः केशवदास के विवेचन में भले ही प्रौढ़ता न मिलती हो, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा उन्होंने विशुद्ध आचार्यत्व की प्रेरणा से किया था। देखिए, सूरदास जी में अलग था, उन्होंने कोई आचार्यत्व स्थापित करने के लिए नहीं लिखा था, जबकि केशवदास ने आचार्यत्व स्थापित करने के लिए लिखा था। इसलिए यहाँ पर नियमों की प्रधानता है और सूरदास में भाव की प्रधानता है। केशवदास की परंपरा का विकास परवर्ती युग में कवियों ने किया, जिन्हें हम 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के रचयिता। अनेक कवियों ने काव्य शास्त्र के सभी अंगों का प्रतिपादन किया, जिनमें आचार्यत्व की झलक मिलती है। रस और नायिका भेद संबंधी ग्रंथों के रचयिता ये दूसरे प्रकार के हैं, और इस वर्ग के कवियों का लक्ष्य आचार्यत्व कम था, मनोरंजन से निमित्त काव्य शास्त्र की आड़ में कामुकता और रसिकता को प्रभावित करना अधिक था। तीसरा, अलंकार शास्त्रीय ग्रंथों की रचयिता। कुछ कवियों ने केवल अलंकारों का प्रतिपादन किया, उनका उद्देश्य विद्यार्थियों के अलंकार ज्ञान के निमित्त काव्यत्म जो अलंकारों को किस तरह से प्रभावित किया जाए, प्रभावशाली बनाया जाए, उसको लेकर के ही लिखा गया और उसी को लेकर के पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने का उनका उद्देश्य था। उस युग में मुद्रण यंत्र का अभाव था, क्योंकि छापाखाना तब तक नहीं आया था, अतः किसी एक ही पुस्तक का सर्वत्र प्रचार नहीं हो पाता था। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कवियों द्वारा विभिन्न ग्रंथों की रचना होती थी, इसी प्रकार वही ग्रंथ उनको उपलब्ध होता था। चौथे प्रकार में कवियों ने केवल नक्षिक एवं षड ऋतु वर्णन को लेकर काव्य ग्रंथों की रचना की, इनमें भी विशुद्ध रसिकता का उद्देश्य मिलता है। इस प्रकार मध्यकाल में काव्य शास्त्री एवं अलंकार संबंधी ग्रंथों में ही समीक्षा के सिद्धांतों का प्रतिपादन मिलता है, किंतु इनका महत्व अधिक नहीं है। एक तो इनका आधार संस्कृत काव्य शास्त्र है, जिसका ब्रज भाषा पद में अनुवाद कर देना ही इनका लक्ष्य रहा। इनमें मौलिकता नहीं मिलती है। अब सिर्फ अनुवाद हुआ है तो इसमें मौलिकता होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, जबकि चाहिए यह था कि उस समय की जिस तरह की रचनाएं की जा रही थी, उस तरीके के नियम को फ्रेम करने की कोशिश की जानी चाहिए थी, क्योंकि उस समय जो रचना, उस समय देश काल की आवश्यकताएं थी उन रचनाओं में, तो उन रचनाओं को जब जरूरत थी, किस तरीके के पैमानों के आधार पर उन्हें अपन विकसित करें, उनकी समीक्षा करने के लिए, वो करने के बजाय इन्होंने संस्कृत के जो नियम थे उन्हीं को ब्रज में ट्रांसलेट कर दिया और उन्हीं के आधार पर समीक्षा करने का प्रयास किया। तो इससे बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं बन पाई। दूसरे में इनमें विवेचना की प्रौढ़ता, गंभीरता या स्पष्टता का अभाव है, और तीसरे इनमें गद्य का प्रयोग न होने के कारण ये समीक्षा के सच्चे स्वरूप को प्रस्तुत करने में असमर्थ है। वस्तुतः मध्यकालीन ग्रंथों का इतना ही महत्व है कि इनके द्वारा हमारा साहित्य शास्त्र संस्कृत काव्य शास्त्र के सामान्य नियमों से परिचित रहा, यानी एक संयोजक कड़ी के रूप में उन्होंने कार्य किया। संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा अशुद्ध, अपूर्ण एवं अपरिपक्व रूप में प्रचलित रह सकी। हाँ, इनकी एक देन भी है, इन ग्रंथों में विभिन्न अंगों के सरस उदाहरण भी भारी संख्या में उपलब्ध हो जाते हैं। इस दृष्टि से संस्कृत काव्य शास्त्र भी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल लेकर के अपनी बात को प्रतिपादित करना एक बहुत बढ़िया परंपरा है जो यहाँ पर विकसित होती है। इस विषय से संबंधित और अधिक चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, इसलिए उसे अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।